नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार की अगर बात करें, कल की तैयारी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि बाजार में ट्रेडिंग सेशन जो देखने को मिला, भारी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बीच भी शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। और इस रिकवरी के बाद अब आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसी पर नजर रखनी है। 23,000 के लेवल्स के पास निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन हमने देखा शुरुआत कमजोर रही, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी, और वो रिकवरी टुवर्ड्स एंड काफी बढ़िया क्लोज होती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स के गेन के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ निचले स्तरों से रिकवरी। लाल निशान के साथ क्लोजिंग इसीलिए दिखी क्योंकि गिरावट भी बहुत ज्यादा हावी हुई थी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी और अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नीचे से करीब 700 अंक ये भी संभल गया। और निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट्स और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, गिरे भी वो ज्यादा थे और रिकवरी भी वहां पर ही अच्छी खासी देखने को मिली। ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स की रिकवरी मिड कैप स्पेस में देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करें, इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा था। ऑन दी फ्लिप साइड रियल एस्टेट सेक्टर में काफी हद तक बिकवाली का दबाव देखने को मिला। नतीजों का लास्ट लेग चल रहा है, जहां जहां पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं वहां पर उसका एक इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अनुमान से बेहतर नतीजों के दम पर अशोक लेलैंड में हमने करीब 8% तक की मजबूती देखी और क्लोजिंग मजबूती के साथ ही होती हुई देखने को मिली। लेकिन चलिए, बाजार के इन सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अब आपकी कल की तैयारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे आप, ये समझते हैं। और ये समझाने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गई हैं। स्नेहा पोद्दार है हमारे साथ, उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि आज के लिए उनकी स्ट्रैटेजी और कल की तैयारी वो हमारी क्या करवा रही है। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए, मार्केट की रीडिंग आपकी क्या कहती है और स्ट्रैटेजी बनाकर चल रही हैं बेंचमार्क्स एंड साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर? जी गुड आफ्टरनून। दो हमने आज लास्ट 1 आवर में अच्छी बाइंग देखी है, बट मेरी सलाह रहेगी कि ये शॉर्ट टर्म जस्ट पुल बैक ही समझे। एंड मार्केट अभी काफी कॉशियस है। काफी सारे बेसिकली अनसर्टेनिटीज है ग्लोबल लेवल पे। टेरिफ फ्रंट पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि यूएस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किन कंट्रीज पे वो टेरिफ इम्पोज कर सकता है। उसी बीच में पीएम मोदी यूएस विजिट कर रहे हैं। होप मनी मार्केट में होप्स है कि शायद हम पे टेरिफ इम्पोजिशन थोड़ी लेस सिवियर है। तो काफी अनसर्टेनिटी है उस फ्रंट पे। रुपी ऑन दी अदर हैंड डेप्रिशिएट हो रहा है काफी तेजी के स्तर पे। दो आरबीआई इंटरवीन कर रहा है, बट वो एक सर्टेन लेवल तक ही इंटरवीन कर पाएगा। एंड साथ ही साथ डोमेस्टिक फ्रंट में अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग है नहीं अर्निंग्स। तो बहुत सारे ग्रे एरियाज है एंड दस सेंटिमेंट्स जो है वो मार्केट के बहुत सपोर्टिव नहीं है। तो मेरी सलाह रहेगी कि बहुत कॉशियसली मार्केट में ट्रेड करें एंड इसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिए अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए विद प्रोपोर्शन की मैंने थोड़ा सा 60-70% लार्ज कैप्स की तरफ ही इंक्लाइन रही है एंड बाकी 30-40% मिड कैप स्मॉल कैप रखे। बट एक बहुत स्टैगर्ड वे में है ना, देखते पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी काफी रैशनल अप्रोच है स्नेहा, एंड आप सही कह रही है। और हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स को भी ये एडवाइस है। एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रीडिंग और अपनी रिसर्च करते हैं, और उनकी जो एडवाइस है उसे बिल्कुल सुनना है। मार्केट वॉलेटाइल है और इस वॉलेटाइल मार्केट में आपको एक्सपर्ट एडवाइस की बेहद जरूरत होती है। गिरावट देखी बाजार ने, और पिछले कुछ महीनों से गिरावट का ट्रेंड है, तो टेक्सचर वीक हो चुका है, वहां से संभलने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। विश्वनाथ घोष, पहला सवाल उनका है एमआरपीएल पर। स्नेहा, 400 शेयर्स खरीदे हैं एमआरपीएल के, 229 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं, लेकिन इनकी खरीद से अगर देखें एमआरपीएल का काउंटर 115 के लेवल्स पर आज के सत्र में भी करीब 9-10% की गिरावट झेल चुका है, और इनकी खरीद के स्तर तो काफी ऊंचे हैं। और जहां एमआरपीएल की ही बात कर रहे हैं, चेन्नई पेट्रो पर भी एक नजर होनी चाहिए। दोनों ही स्टॉक्स पर एक राय दीजिएगा। देखिए, एमआरपीएल की अगर बात करें तो उसके नतीजे Q3 के काफी अच्छे आए थे। बट ओवरऑल जो आउटलुक है थोड़ा कॉशियस है, बिकॉज जो रिफाइनिंग सेगमेंट है वहां पे बहुत ज्यादा हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जो सिंगापुर जीआरएम जो काफी अच्छे लेवल्स तक इंक्रीज कर गया था, जिसके कारण बेसिकली नंबर्स भी अच्छे आए थे, वो वापस Q4 में एक्सपेक्टेड है कि थोड़े नीचे के लेवल्स में आ जाए। तो थोड़ा आउटलुक नेक्स्ट 1 ईयर पर्सपेक्टिव सबड्यूड है। एंड मोरओवर ऑयल प्राइसेस भी काफी वॉलेटाइल रहेगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में।
तो मेरी सलाह रहेगी कि इस काउंटर से निकल के थोड़े सेफ काउंटर्स में मूव करें, जैसे कि कंजम्पशन नेम्स या फार्मा काउंटर, उस तरह के काउंटर में मूव करें जहाँ पे वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली लेस देखने को मिले। सो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, पूरी तरह से निकलने की ही यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, और उसके बाद कंजम्पशन है, डिफेंसिव प्लेयर्स हैं जहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और रिस्की बेट से बचना चाहिए। ये राय इस वक्त मिलती हुई। एक और सवाल ले लेते हैं, और सवाल ज्योति पांडे का आया है। ओला इलेक्ट्रिक 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और ओला इलेक्ट्रिक के एंट्री लेवल्स अपने 70 के बता रही हैं। 64-65 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ, लेकिन ताज़ा जब नतीजे आए स्नेहा तिमाही आधार पर, स्टॉक में वहाँ से करेक्शन या गिरावट और ज़्यादा हावी हुई, क्योंकि लॉसेस लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं। आपकी राय क्या होगी कि फंडामेंटली हम देख रहे हैं काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं कंपनी के साथ? सॉरी, मैंने ना कंपनी का नाम मिस किया, क्या आप रिपीट कर सकती हैं? स्नेहा, ओला इलेक्ट्रिक की शेयर्स इन्होंने ओला 100। इलेक्ट्रिक, ओके। सो ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करें तो बेसिकली एक नंबर 1 प्लेयर है डेफिनेटली ईवी मार्केट में, बट कंपटीशन काफी हीटेड अप है। एंड ओला इलेक्ट्रिक की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो बहुत क्लियर कट समझ में नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली वो जिस तरीके से एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमें अनक्लियर लग रही है, और प्लस बिकॉज कंपटीशन काफी हीटेड अप है, तो वहां पे भी थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर कंटिन्यूसली बना रहेगा। एंड ईवी फ्रंट में बेसिकली अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स में डिमांड काफी मॉडरेट हुआ है। अब कंजम्पशन बजट में कंजम्पशन बूस्ट मिलने के कारण हो सकता है डिमांड पिकअप करे यहाँ से, बट कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा क्लियर कट समझ में आए तो फिर इसमें थोड़ा बेटर व्यू फॉर्म होगा। बट एनीवेज अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट्स काफी वीक है, तो जो स्टार्टअप्स है एंड जहाँ पे जो लॉस मेकिंग कंपनीज है वहां पे वैसे भी कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा कम आ रहा है। तो इस मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक को वापस निकल के अपने पुराने लेवल्स में आने में टाइम लगेगा। एब्सोल्युटली। सो क्लियर विजन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, और इसी के चलते एक बार इसमें से एग्जिट के बारे में ही प्लान करना चाहिए। एक और सवाल देखते हैं, सुरेश चंद्र का सवाल है इरेडा पे। इरेडा स्नेहा 100 शेयर्स खरीदे इन्होंने, 224 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। और इरेडा की ही अगर बात करें, जब बिजनेस अपडेट इनके आए थे Q3 FY25 के, उसके बाद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शुरू हुई थी, और वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि नवरत्न PSU कैटेगरी में लगातार जिक्र में आने लगा, लेकिन पिछले कुछ सेशन से कमजोरी हावी हो रही है। क्या रीजंस है इसके? टेक्निकली चार्ट्स पर ये कैसा नजर आ रहा है? और इनकी खरीदारी के लेवल से नीचे जा गिरा है स्टॉक, ऑलमोस्ट 5000 का नुकसान झेल रहे हैं। देखिए, इरडा ऐसे कंपनी काफी अच्छी है, और गवर्नमेंट ने 2 केपेक्स से बहुत ज्यादा इस बार बजट में कुछ खास अनाउंसमेंट्स नहीं किया है, बट फिर भी रिन्यूएबल एनर्जी पे गवर्नमेंट की फोकस क्लियर कट बरकरार रही, तो इरडा लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली उससे बेनिफिट करेगी। शॉर्ट टर्म में जैसा कि मैंने कहा, बिकॉज इरडा एक PSU कंपनी भी रहती है एंड PSU आउट ऑफ फ्लेवर है, तो थोड़ी उसके कारण भी मार है, और कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जो एक थोड़ा सा डर बना हुआ है यूएस विथ रिगार्ड्स टू यूएस की क्या रणनीति रहेगी, वहां पे कुछ टैरिफ्स इम्पोज कर दे तो ओवरऑल शायद इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ जाए रिन्यूएबल एनर्जी के, तो वो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है उस एंड में, जिसके कारण ओवरऑल आप अगर देखोगे तो पावर सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो रिसेंट में नियर टर्म में तो चांसेस है कम है इसके बाउंस बैक के, बट 1-2 महीने में जब समर सीजन ऑनसेट हो जाएगा एंड जो पीक डिमांड का विजन था क्लियरली दिखाई देने लगेगा, तब प्रॉब्ली हम एक पावर सेक्टर में थोड़ी सी रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये एक राय व्यू मिलता हुआ इरेडा के स्टॉक प्राइस पर। अगला सवाल जो है ये रहमान अंसारी जी का है। NBCC 67 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, NBCC के 128 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हो। NBCC का चार्ट तो इनफैक्ट फंडामेंटली भी काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज हैं जो कि इसके हक में हैं। सबसे पहले तो नतीजे जो कि कंपनी के ताज़ा आए, काफ़ी स्टेबल स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, मुनाफे में करीब 25% का इजाफा सालाना आधार पर दिखा, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया कंपनी ने, एंड मिजोरम गवर्नमेंट से कंपनी को नए ऑर्डर्स भी मिले हैं
और इसके चलते भी स्टॉक में मूवमेंट रही ड्यूरिंग दिस सेशन ऑल्सो, जहां वॉलेटाइल ट्रेड्स हैं, स्टॉक में मजबूती के साइंस हैं। अपनी खरीद के स्तर से इस वक्त थोड़ा सा नुकसान जरूर झेल रहे हैं, लेकिन एनबीसीसी पर राय क्या होगी इनके लिए? देखिए, नजरिया क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बेटर है कि यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है उसको लेके निकल जाए, बिकॉज अगेन एक के पीएसयू होने के कारण कहीं ना कहीं मार झेल रही कंपनी। अदरवाइज कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, और जैसा आपने कहा इन्हें ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। एंड एनबीएफसी क्या लार्जली रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है गवर्नमेंट के, और क्योंकि गवर्नमेंट का अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस काफी क्लियर है, तो आगे आने वाले दिनों में भी ऑर्डर बुक पे कोई कंसर्न्स एज सच नजर नहीं आ रहा है। तो विजिबिलिटी तो है, बट बिकॉज ओवरऑल पीएसयू की हम बात करें तो परफॉर्म नहीं कर रहे, और इसका भी एक ये रीजन हो सकता है कि शायद एनबीसीसी नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डाइसी है, बट अगर लंबा नजरिया है तो फिर इसको होल्ड किया जा सकता है। टर्म प्ले एग्जिस्टिंग पोजीशन को बनाकर रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा कंसर्न्स भरा ही नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स पर भी फोकस होना चाहिए। कंपनी के तिमाही नतीजे आए हैं और स्टैंड अलोन नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें 43% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिली है। 2721 करोड़ कंपनी के एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर देखने को मिले हैं। मुनाफा जो है स्टैंड अलोन कंपनी का करीब 33% बढ़ा है और आंकड़े 1363 करोड़ पर जाते हुए सालाना आधार पर आए हैं। सो क्लियरली ऑन द फेस ऑफ इट स्नेहा, नेट इंटरेस्ट इनकम की तर्ज पर मुनाफे के फ्रंट पर पॉजिटिव सेट, और पिछले इनफैक्ट 2 दिन से ही हम बात भी कर रहे हैं गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स और सेफ हेवन के तौर पर बाजार की उठापटक में सोने चांदी की चाल में जो हम देख रहे हैं चमक लगातार बढ़ती हुई। आज तो खैर इतना ज्यादा एक्शन नहीं था, लेकिन कल फ्रेश हाई छुए थे गोल्ड ने। एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर 86,350 के नया शिखर बना रहा था। सो ज्वेलरी काउंटर्स एंड गोल्ड फाइनेंसिंग, मुथूट फाइनेंस पर राय क्या होगी? जी, मुथूट फाइनेंस मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, बिकॉज गोल्ड जैसा कि हम देख रहे हैं न्यू हाईस टच कर रहा है। तो गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए काफी फेवरेबल है। एंड मोरओवर जैसा आपने कहा कि ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा ये सेफ काउंटर हो जाता है। तो मेरी सलाह रहेगी, बिकॉज नतीजे भी काफी डिसेंट दिए। एक जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट होने का रिस्क था, तो क्लियरली वो एसेट क्वालिटी इन्होंने काफी अच्छे से मेंटेन भी की है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए पार्शियल, अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज इस काउंटर को होल्ड किया जा सकता है। को इंटैक्ट रखने की राय, होल्ड पोजीशन मेंटेन करने की राय। लेकिन अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट वीआईपी सेगमेंट का, यानी कि जोरदार कमाई वाले वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। बताइए स्नेहा, कौन सा शेयर है वीआईपी कैटेगरी में? जी, मेरी पहली पिक है भारती एयरटेल। तो भारती ने काफी अच्छे नतीजे दिए थे Q3 के लिए, एंड ये टैरिफ हाइक्स और इंक्रीमेंटल मार्जिन दोनों से काफी बेनिफिट कर रहा है। इसकी मैंने ओवरऑल मार्केट पोजीशनिंग काफी स्ट्रेंथन हो गई है। सो जहां वोडाफोन आइडिया मार्केट शेयर लूज कर रहा है, ये इसका एक बहुत बड़ा भारती एयरटेल इसका बहुत बड़ा गेनर है। एंड प्लस ये आरपू गेन से भी काफी इनको बेनिफिट मिल रही है। इसकी वायरलेस सब्सक्राइबर जो एक सेगमेंट है, वहां पे भी ये कॉम्पिटिटर्स को अच्छा आउटपेस कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में भी टैरिफ हाइक्स एक्सपेक्टेड है, जो से आरपू और फर्दर इंक्रीज होगा, एंड प्लस ये वोडाफोन से मार्केट शेयर गेन करते रहेंगे। तो भारती एयरटेल मेरी सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से और शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से आप इसे अक्यूमुलेट करिए। इसमें हमारा नियर टर्म टारगेट प्राइस है 1900 का। मेरी दूसरी पिक रहेगी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने आज नतीजे दिए। आज स्टॉक जरूर 7% चला है, पर हमें लगता है इसमें और भी अभी स्टीम बाकी है, क्योंकि अच्छी गिरावट के बाद ये स्टॉक चला और नतीजे काफी अच्छे दिए कंपनी ने। रियलाइजेशन 4-5% इम्प्रूव हुई है, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो एक काफी समय बाद कंपनी ने एक बहुत अच्छे नतीजे अनाउंस किए हैं। एंड ओवरऑल दो केपेक्स
फुल स्टीम पे शायद नहीं भी रिवाइव हो, बट ओवरऑल केपेक्स में एक हम रिवाइवल इस साल डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें सीवी साइकिल रिकवरी को प्ले करने के लिए अशोक लेलैंड एक बहुत अच्छी फिट है। तो इसको आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों नजरिए से। ठीक है, और दोनों की अवधि 1 साल की बता रही हैं आप, राइट स्नेहा? जी हाँ, जी हाँ। ओके स्नेहा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना रुख हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। और चलिए जाते जाते एक अहम खबर आपको बताएं। इंडिया एनर्जी वीक अपने दूसरे दिन न केवल भारत और दुनिया भर की संचालन की चर्चाओं का चश्मदीद बन रहा है, बल्कि ऊर्जा के भविष्य को आकार देने के लिए नए युग की तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। नई दिल्ली की यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के अंदर दुनिया भर की बड़ी ऊर्जा कंपनियां कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और बड़े पैमाने पर ऊर्जा पैदा करने के लिए अपने अपने डिस्प्ले प्रदर्शित कर रही है। ग्रीन एनर्जी पहल के साथ बीपीसीएल इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि नेट जीरो रिटेल आउटलेट्स तैयार करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के स्टार्टअप ऊर्जा नोवाक के सहयोग से विकसित कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन तकनीक बनाई गई है। इस तकनीक के जरिए भारतीय कोस्ट लाइन्स की मदद से सोलर विंड एनर्जी स्टोरेज यानी कि SWES सिस्टम और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री वेव एनर्जी जैसी तकनीक विकसित की जाएगी। Capture and utilization is one of the important lever to decarbonize the industrial emission. Being a responsible company, BPCL has committed to reduce Scope 1 and Scope 2 emissions to zero by 2040. And we have identified the carbon capture and utilization is an important lever to reach our net zero goal. So BPCL has identified MS Urja Navak's carbon capture technology as an cost-effective and modular and scalable solutions. So Urja Navak is a startup incubated at IIT Bombay. So we have signed MOU with them and we have planned to set up a 10 tons per day CO2 capture plant is one of our refinery. इसी के साथ कल की तैयारी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन 89 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार आप बना है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।